May I come in, sir? Please come in. Good afternoon, sir. Good afternoon. May I sit, sir? Please take your seat. Thank you, sir. अंशुमन, Yes, sir. ठीक महसूस कर रहे हैं? Yes, sir. जैसा कि आप देख रहे हैं, हम सभी लोगों ने मास्क भी लगाया हुआ है और Yes, sir. एक दूसरे से उचित दूरी बनाकर बैठे हुए हैं। तो सारे कोविड-19 संबंधित सेफ्टी प्रोटोकॉल्स का पालन किया जा रहा है। जी सर। आपके पास ये विकल्प रहेगा कि आप मास्क लगाकर या मास्क हटाकर इंटरव्यू दे सकते हैं। उचित दूरी बनाई जा रही है, तो आपको कोई घबराने वाली बात नहीं है। जी सर। एक बार मैं चाहूँगा कि आप मास्क हटाकर अपनी पहचान करवा दें। जी सर। कंफर्टेबल है? जी सर। ठीक है, चलिए अपने बारे में बताइए। सर, मेरा नाम अंशुमन है और मेरी ग्रेजुएशन की शिक्षा HBTI कानपुर से केमिकल इंजीनियरिंग में हुई। उसके पश्चात मैंने हिंडाल्को इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड में 2.5 ईयर्स एज अ सीनियर प्रोसेस इंजीनियर काम किया है। उसके बाद अभी सर मैं KSG इंडिया में एज अ रिव्यूअर काम कर रहा हूँ। और मेरी हॉबीज़ में सर उर्दू पोएट्री पढ़ना और हिंदी लिटरेचर, बेसिकली कविताएं और कहानियाँ पढ़ना है। अच्छा, ये हिंडाल्को में आपने काम किया? जी सर। और इसके बाद आप अभी वर्क कर रहे हैं KSG इंडिया खान स्टडी ग्रुप। अच्छा, रिव्यूअर का क्या काम होता है? सर, जैसे जो मेंस की टेस्ट सीरीज होती हैं, अच्छा, तो उनके डिस्कशंस करना और जो चेक हो जाती हैं तो उसको रिव्यू करना। ओके, ठीक है। तो आपकी पढ़ाई लिखाई से जुड़ा हुआ ये काम? एग्जैक्टली सर। ठीक है। लेकिन अंशुमन, आपको नहीं लगता है कि आप तो इंजीनियर हैं, केमिकल इंजीनियर हैं, ठीक है, तो इस काम से आपको सेटिस्फैक्शन मिल रहा है या सिर्फ टाइम बीइंग के लिए है, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के लिए? सर, है तो एक्चुअली फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के लिए, क्योंकि सर मैंने इसीलिए 2.5 ईयर्स बाद जॉब छोड़ी थी कि पहले मैं देख लूँ कि मैं रियली परस्यू करना चाहता हूँ सिविल सर्विसेज की नहीं। तो मैंने थोड़ा पढ़ाई करी, फिर उसके बाद ऐसी। अच्छा, ये 2.5 साल का जो आपका हिंडाल्को का अनुभव है, उसके बारे में बताइए कि आप तब कर्नाटक में रहे। जी, बेलगांव में। तो बेलगांव में लोग ज़्यादा मराठी बोलते हैं या कन्नड़ बोलते हैं? जी, वहाँ पे ज़्यादा मराठी स्पीकिंग पॉपुलेशन है और वो शहर डिस्प्यूटेड भी रहा है, लेकिन अभी फ़िलहाल वो कर्नाटका स्टेट के अंदर। तो वो कमेटी या कमीशन मुझे बता सकते हैं जो इस पे बैठाया गया था कि बेलगांव कर्नाटक का पार्ट होना चाहिए या महाराष्ट्र का? जी सर, इसके ऊपर सर एक महाजन कमेटी बैठाई गई थी जिन्होंने डिटेल स्टडी करके इस पे बताया कि इसको अभी कर्नाटका का पार्ट है। कर्नाटक का पार्ट है या होना चाहिए? सर, होना चाहिए। तो गवर्नमेंट ने उस पे उसके अकॉर्डिंग एक्ट किया। अच्छा, इसी प्रकार से कुछ ऐसा भी पार्ट है जो आपको लगता है उत्तर प्रदेश का होना चाहिए लेकिन किसी दूसरे राज्य में है? जी, फिलहाल तो सर मुझे ऐसा आपको बिल्कुल नहीं लगता है? अच्छा, नेपाल को ऐसा लगता है कि कुछ भाग उसके पास होना चाहिए जो भारत के पास है? जी सर, अभी रिसेंटली कुछ। कौन सा डिस्प्यूट है वो? एक तो सर जैसे काला पानी का डिस्प्यूट है और एक सुस्ता रिवर के पास जो लिम्पू दरिया का एरिया है। अच्छा, तो ये उन्होंने काला पानी वाला डिस्प्यूट में 3 जगह हैं। जी सर। ठीक है, वो एक एरिया बनाते हैं, ठीक है, एक ट्रायंगल शेप में। तो वो कौन सा 3 जगह हैं वो? सर, वो तीनों जगह तो मैं एग्जैक्टली नहीं याद कर पा रहा हूँ, लेकिन वो उसी जैसे लिम्पू लेक दर्रा है जो उसी के आसपास लोकेटेड। क्या दर्रे का नाम क्या बताया आपने? लिम्पू दरिया। आप ठीक बता रहे हैं? लिपू लेक सर, एग्जैक्टली मैं याद नहीं कर पा रहा। लिपू लेक पास, ठीक है। मुझे ये बताइए कि आपने केमिकल इंजीनियरिंग भी की हुई है, ठीक है, तो केमिकल इंजीनियरिंग में आपने क्यों आपने इसको वैकल्पिक विषय नहीं रखा? सर, क्योंकि सिविल सर्विसेज में केमिकल इंजीनियरिंग वैकल्पिक विषय है भी नहीं। अगर होता तो आप रखते? जी सर, मुझे तो नहीं लगता। सर, मैं रखता, मतलब मैं अपने ऑप्शंस एक्सप्लोर करता, लेकिन मुझे हिस्ट्री और हिंदी साहित्य दोनों पसंद थे। जब तो मैं तीनों में फिर इवैल्यूएट करके दोनों फिर चीजें इतनी पसंद है तो आप शायद नहीं रखते। बहुत सारे इंजीनियर्स नहीं रखते हैं। जी सर। ठीक है, तो मैं तो अंदाज़ा लगा रहा हूँ। फिलहाल आप आते हैं प्रयागराज से ही? जी सर। ठीक है, तो प्रयागराज का नाम बदल के अच्छी बात हुई है या आपको लगता है कि इसका जो एक पुराना इतिहास था, जी सर, उसको कहीं ना कहीं मतलब थोड़ा उसके साथ अन्याय हो गया है? सर, जैसे इसको मैं थोड़ा ब्रॉडर एस्पेक्ट में देखता हूँ कि अगर जैसे प्रयागराज रखा नाम, तो वो एंशियंट हिस्ट्री की जो आइडेंटिटी है उसको तो उभारता है। तो जैसे हमारे वैकल्पिक विषय, आपका तो इतिहास ही वैकल्पिक विषय है, उसमें भी तो एंशियंट, मेडिएवल, मॉडर्न तीनों हैं। जी सर। तो क्या ये ठीक होगा कि यूपीएससी या यूपीपीसी आपसे सिर्फ एंशियंट ही पूछ ले? आप तो चाहेंगे ना तीनों से पूछें। उसी पे सर मेडिवल हिस्ट्री के सर कंपोजिट कल्चर पे आ रहा था कि जब इलाहाबाद इसका नाम चेंज किया गया,
तो काफ़ी टाइम से, करीब 600 साल से इसकी एक आइडेंटिटी रही, ठीक। जो कि एक कंपोजिट कल्चर को दर्शाती है। तो अगर मेरी व्यक्तिगत राय देखी जाए, और जैसा मैंने काफ़ी लेखों में भी पढ़ा है, हाँ। कि नाम चेंज करना एक अच्छा विकल्प नहीं है, क्योंकि हमारे सामने और भी काफ़ी समस्याएं हैं, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, उस पे काम करना चाहिए, क्योंकि सर इसके एडमिनिस्ट्रेटिव और इकोनॉमिक एक्सपेंसेस भी काफ़ी होते हैं। लेकिन अगर अंशुमन मैं इस बात को उत्तर प्रदेश से बाहर भी ले जाऊं, जी तो सर। हमने देखा है कि बॉम्बे का नाम बदल के मुंबई हो गया, जी सर। मद्रास का बदल के चेन्नई हो गया। जी आप तो खुद बेलगांव में रहे हैं, तो बेंगलोर को बेंगलुरु बना दिया गया है, कलकत्ता अपना कोलकाता हो गया है। तो ये तो हर जगह हो रहा है सर। लेकिन उन जगहों के नाम में और यहाँ के नाम परिवर्तन में एक अंतर है कि वहाँ पे लोगों की डिमांड थी, एक सामाजिक बोध था कि यहाँ किसी की डिमांड नहीं थी। सर थी, लेकिन प्रॉपर सर्वे नहीं मिलता। अगर थी भी तो जैसे कि आप इससे संतुष्ट नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है सर कि बिल्कुल नहीं संतुष्ट हूँ, लेकिन मुझे लगता है सर ये ट्रेंड नहीं होना चाहिए। ठीक, क्योंकि सर आप बता रहे थे अभी प्रयागराज के बारे में। जी सर। इसका नाम इलाहाबाद रख दिया गया। जी। किसने रखा था? जी अकबर ने रखा था। अकबर ने रखा था। आप श्योर हैं इसका नाम इलाहाबाद ही रखा गया था, कुछ और? आप हिस्ट्री ऑप्शनल के स्टूडेंट हैं। जी सर। मैं गलती बर्दाश्त नहीं करूँगा। सर जहाँ तक मैं याद कर पा रहा हूँ, इलाहाबाद ही रखा था इसका नाम। मतलब इलाहीबाद, अगर आप कहें इलाहीबाद से फिर वो इला, तो सर मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ। इला देवी कौन है? सर मुझे इसके बारे में आइडिया नहीं। इला का आवास, इलाहाबास इसका नाम था, इलाहाबाद नहीं था, ये ध्यान रखिएगा। सर ये एकदम नई बात मेरे लिए थी, तो मैं इसके बारे में पढ़ूंगा, ध्यान रखिएगा। जी बिल्कुल। देख लीजिएगा हिस्ट्री में रसरनौ क्या था? क्या सर? रसरनौ, रसरनौ अगर संस्कृत में मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं। मेहरौली लौह स्तंभ लेख सुना है? जी सर। क्या खासियत है उसकी? सर बस मुझे उसका ये आइडिया है, अभी याद आ रहा है कि अभी तक उसमें रस्टिंग नहीं होती। तो जंग क्यों नहीं लगा? कोई ऐसी टेक्निक? सर उस टेक्निक का नाम मुझे नहीं पता है। जी सर। जो ग्रंथ का मैंने नाम लिया है वो उसी से रिलेटेड है। खैर, बेलगांव के बारे में आप बात कर रहे थे। जी। गांधी जी यहाँ के एक अधिवेशन में अध्यक्ष चुने गए थे। जी सर। वो अधिवेशन कब हुआ था? सर 1924 का कांग्रेस का अधिवेशन था। आज यूएस में एक इवेंट हुई है कैलिफोर्निया में, गांधी जी की एक प्रतिमा जो है कुछ लोगों ने, अराजक तत्वों ने तोड़ दी है। सर इसके बारे में मैं अवेयर नहीं हूँ। अच्छा, अभी पढ़ा नहीं आपने? कोई बात नहीं। आप उर्दू पोएट्री और हिंदी लिटरेचर, इसमें आपका जो है जी सर मेरी इंटरेस्ट है। साहित्य का क्या योगदान है राष्ट्रीय आंदोलन में? सर साहित्य का राष्ट्रीय आंदोलन में ये योगदान है कि जब कोई चीज़, जैसे हम कोई भी मूवमेंट चलाते हैं, तो उसके लिए जैसे कुछ फैक्ट्स या कुछ हम चीज़ें रखते हैं, तो उनमें इमोशंस नहीं होते, वो आम लोगों से जुड़ नहीं पाता। लेकिन जब वो साहित्य में आ जाती है, वो जो भी वैल्यूज़ होती हैं, तो वो जो लोग पढ़े लिखे ना हो। जी सर। जो लोग पढ़े लिखे ना हो उनको साहित्य कैसे प्रभावित करेगा? सर कहानियाँ तो हमारे यहाँ पे तो ऐसे ही चलती रही कि कोई एक पढ़ता है, 10 लोग सुनते हैं, 20 लोग सुनते हैं। भारतेंदु ने कोई दूसरा तरीका निकाला था? भारतेंदु हरिश्चंद्र सुना? जी सर, नाटकों के माध्यम से उन्होंने किया था। और जैसे उससे पहले भी आप देखें, ये हालांकि नेशनल मूवमेंट से नहीं जुड़ा हुआ है, तो रामचरितमानस आज भी पढ़ा जाता है, जो कि काफ़ी लोग नहीं पढ़े लिखे हैं फिर भी। नेशनल मूवमेंट में एक ऐसे कैरेक्टर थे जो रामचरितमानस की चौपाइयाँ गा गा कर लोगों को सुनाते थे, अवेयर करते थे। जी। जैसे कौन थे? मैं जहाँ तक याद कर पा रहा हूँ, गांधी जी थे। नहीं, गांधी जी नहीं थे। वो सर वो बीच बीच में अपने स्पीचेस में रिसाइट करते थे। एक व्यक्ति ऐसे थे जो चौपाइयाँ गा गा कर सुनाते थे, आपके प्रयागराज केंद्र के आस ही पास के थे वो। सर मैं इसके बारे में पढ़ूंगा सर। बाबा रामचंद्र। ओके। अच्छा, ये बताइए कि हिंदी साहित्य में एक राइटर ऐसे थे जो पहले उर्दू में लिखते थे, बाद में हिंदी में लिखने लगे, कौन थे? सर मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद थे। प्रेमचंद, इन्होंने अपनी कहानियों का एक ऐसा संग्रह लिखा था जिसमें बाद में इनको खुद कलेक्टर के सामने आग लगानी पड़ी थी, जलाना पड़ गया था। जी सर। कौन सी कहानी? सर सोजे वतन। सोजे वतन था। क्यों आग लगानी पड़ी थी? क्योंकि सर उसमें कुछ ऐसी बातें थी जो मूवमेंट से रिलेट करती थी, जिससे शायद। प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास मध्यम वर्गीय प्रवृत्ति को बहुत प्रमुखता से उभार कर लाता है? सर जैसे मैंने मुंशी प्रेमचंद जी का सिर्फ एक ही उपन्यास पढ़ा है, गोदान। लेकिन अगर आप गोदान में कौन सा कैरेक्टर अपील करता है आपको?
गोदान में सर मुझे होरी का भी कैरेक्टर, गोबर का भी। कोई एक सर होरी का। होरी कैरेक्टर अपील करता है। बहुत दब्बूपन है होरी के अंदर। सर दब्बूपन तो है, लेकिन जैसे लास्ट में हम देखेंगे कि होरी की जिंदगी से ज्यादा होरी का मरना, उसका संघर्ष अपील कर रहा है या उसके विचार? उसके संघर्ष सर। उसका संघर्ष अपील कर रहा है, लेकिन वो तो संघर्ष को सहने वाला व्यक्ति है सर। तो अगर वो तो सारे शोषणों को सहने वाला व्यक्ति, संघर्ष तो उसके बेटे में और पत्नी में दिखाई पड़ता है। जी बिल्कुल सर, लेकिन ज़्यादातर जैसे जनमानस की प्रवृत्ति यही होती है, तो पहले उनकी प्रवृत्ति को अच्छा, एक समझने आखिरी के सवाल हिसाब बताइए, हाइपोथेटिकल है। जी सर। मान लीजिए आप प्रशासन में किसी प्रमुख पद पे नियुक्त कर दिए जाते हैं जी सर। और आपके सीनियर आपसे कुछ गलत काम करने के लिए कह रहे हैं या उनका कुछ ऐसा आता है जी सर। जो लॉ के अगेंस्ट में है, आप कर देंगे? जी नहीं सर। जैसे अगर पहले तो मैं उनको बताऊंगा कि जैसे हायरार्की भी एक सिस्टम के थ्रू चलती है, जिसमें पहले संविधान के मूल्य, फिर अधिनियम, उसके बाद जो मान नियम लीजिए उनके डिपार्टमेंट से रिटर्न में आ जाता है, कर रिटर्न में देंगे? आता है, तो सर अगर करना ही पड़ा तो एक नोटिंग दे के करेंगे कि मेरे हिसाब से ये नियम संगत नहीं है, लेकिन फिर भी सीनियर्स ने बोला है तो इसलिए ये पास हो रहा है। लेकिन कोशिश करूंगा कि वो ना हो तो बेहतर उनको है। रिमाइंडर नहीं देंगे? रिमाइंडर बिल्कुल देंगे सर, समझाने के लिए, वो तो पहला स्टेप होगा। अच्छा, इतिहास में कौन सा ऐसा कैरेक्टर है जी सर। जो आपको बहुत प्रभावित करता है, सर जिसका इंजीनियरिंग में नहीं हुआ था और इंजीनियर ना बन पाने की वजह से वो बहुत परेशान थे, लेकिन बाद में महात्मा बन गए? सर मैं एकदम से याद तो नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन अगर आप गेस करने की इजाज़त देंगे तो शायद। हाँ, गेस कीजिए। महर्षि अरविंद। नहीं, आप जिनका नाम ले रहे थे वो सही नाम ले रहे थे, महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी आपको अपील करते हैं? जी सर। गांधी जी कहते थे मैं पहले हिंदू हूँ उसके बाद भारतीय हूँ। जी सर। कहाँ तक सहमत है इससे? सर वो ये समझने के लिए वो किस लिए ऐसा कहते थे ये जानना जरूरी है। दो स्टेटमेंट बता रहा हूँ। जी सर। मैं प्रथमता राष्ट्रवादी हूँ, द्वितीयता राष्ट्रवादी हूँ, अंततः राष्ट्रवादी हूँ। अंततः राष्ट्रवादी हूँ। ये जिन्ना का है। मैं पहले हिंदू हूँ बाद में भारतीय हूँ, ये गांधी जी का है। जी सर। दोनों में से किससे सहमत हैं आप? सर सहमत तो कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करता है। जैसे गांधी जी इसलिए ये बोलते थे कि वो ये उनको पता था कि हमारे यहाँ पे जो संस्कृति है उसमें धर्म का भी बहुत बड़ा रोल है, और धर्म के वो तात्विक रूप को लेके चलते थे कि उसका जो मेटाफिजिक्स है वो तो सारे धर्मों का सेम है। तो हिंदू होना भी आप उनके लिए सारे आर्गूमेंट्स अगर हम पलट दें, जिन्ना का मैं पहले एक मुसलमान हूँ उसके बाद भारतीय हूँ, तो आप जस्टिफाई करेंगे? सर जस्टिफाई तो बाद में जो प्रैक्टिकल चीज़ें घटित हुई उससे बात की चीज़ें, मैं सिर्फ स्टेटमेंट को पूछ रहा हूँ, जस्टिफाई करेंगे? जी नहीं सर। नहीं करेंगे। मतलब गांधी जी के व्यक्तित्व में कमियां थी? सर किस व्यक्तित्व में कमियां नहीं होती, पत्नी को लेकिन पीटते थे, बेटों को जाने नहीं दिए, दक्षिण अफ्रीका नहीं जाने दिए उसको, सिराज गोपालाचारी लड़की से शादी नहीं करने दिए, अपने विरोधियों को डराने के लिए अनशन पर बैठ जाया करते थे, न सुभाष को लाइक किए, न जवाहरलाल को लाइक किए, न अम्बेडकर को लाइक किए। जो उनके विरोध में आया तुरंत उसको किनारे लगा दिए। कांग्रेस को धमकी देते थे, आंदोलन स्वीकार नहीं करेगी, देश के बालू से इससे बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा। सब कहाँ तक सही था? सर आप जितने आरोप लगा रहे हैं सारे आरोपों से तो मैं नहीं रखता अपनी सेम लेकिन ये फैक्ट है ना, ये जो मैं बता रहा हूँ। नहीं सर, बाद की चीज़ें तो मैंने उतनी पढ़ी भी नहीं है, लेकिन हाँ जहाँ तक उनके बेटे को पढ़ने न अपने जाने का विरोधियों वो को डराने के लिए अनशन में बैठते थे ना सर। तो उनके विरोधी भी तो जो ब्रिटिशर्स थे वो भी तो गलत ही थे, वो तो सत्य के रास्ते। जवाहरलाल नेहरू ने जी वर्ष 1934 में अपने और गांधी जी के बीच मतभेदों को दर्शाते हुए विदर इंडिया के नाम से एक लेख लिखा था। जी सर। कई आर्टिकल लिखे थे और उसमें उन्होंने गांधी जी से कहा था कि मुझे लगता है उल जलूल निर्णय लेते हैं और घटनाएं बीत जाने के बाद स्वयं को सही सिद्ध करने में कोई ना कोई तर्क गढ़ देते हैं। मेरे आपके बीच में समानता कोई बिंदु नहीं है। सर वैचारिक मतभेद तो किसी भी जैसे डेमोक्रेसी या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी एंड में अच्छा ही साबित होता है। दूसरा एक स्टेटमेंट था जवाहरलाल नेहरू का गांधी जी पर। जी सर। जब उन्होंने सविनय अवज्ञा वापस ड्रॉप कर दिया था, इस तरह होता है दुनिया का अंत, धमाके के साथ नहीं बल्कि रिरिहाट के साथ। आम जनता का दिल भले टूट जाए, कुछ लोगों की जेबें हल्की नहीं होनी चाहिए। इससे कहाँ तक सहमत हैं आप? ये जवाहरलाल जी का कथन, ये जवाहरलाल नेहरू का है और बिपिन चंद्र की किताब में साफ साफ लिखा होगा, आपने तो पढ़ा ही होगा। जी सर, मैंने बिपिन चंद्र। अच्छा कोई बात नहीं, ये है स्टेटमेंट उन्हीं का है। सर इसको मैं सही से कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पा रहा हूँ, मैं सर इसको और थोड़ा पढ़ूंगा। सर अंशुमन जी सर। कविता और गजल में फर्क बताइए।
सर कविता जैसे हिंदी साहित्य में हम करते हैं तो कविता तो के कई एक ब्रॉडर टर्म है, और गज़ल जैसे एक टाइप है उर्दू पोएट्री में जिसमें कई शेर होते हैं और हर शेर अपने मैं आप आपको में। एक सेंटेंस देता हूँ। जी कहा सर। जाता है कि कविता लिखी जाती है और गजल कही जाती है। जी सर। क्या मतलब इसका? इसका मतलब ये है कि सर कविता का आस्वादन ज़्यादा पढ़ने से होता है, पाठक पढ़ता है, और गज़ल की महत्ता ज़्यादा उसको बोलने से, उसके तो आप लहजे तो में। पढ़ते हैं तो फिर आपको आस्वादन नहीं होता होगा। जी होता है, लेकिन जैसे अगर कोई शायर पढ़ रहा है तो उसकी बात अलग होती है, या कोई फैज अहमद फैज का नाम सुना आपने? जी सर। कहा जाता है फैज अहमद फैज की जो पोएट्री है उसको पढ़ने में जितना रस मिलता है, जी सर। जब फैज उसको खुद पढ़ते हैं उसका कत्ल कर डालते हैं। जी सर, उसके लिए तो अच्छा जो रिसाइट करने वाला जितना जिस खुद अंदाज उन्होंने में लिखा, उससे करेगा। बेहतर कौन डिसाइड करेगा? जी सर। ठीक है, कोई बात नहीं। नज्म और गजल में फर्क बताएं। सर गज़ल जो होती है वो उसका हर एक शेर अपने आप में मुकम्मल होता है, ठीक है। और उसमें थीम्स में वेरिएशंस आ सकते हैं, लेकिन नज्म जो होती है वो एक आइडिया को लेके आगे बढ़ती है, ठीक है। और उसी के चारों तरफ। आप जो है वो दक्कन क्षेत्र में लंबे समय तक रहे हैं। जी सर। वली दक्कनी के विषय में कुछ जी बताइए। जी सर। वली दक्कनी सर जैसे उन्होंने दक्कनी हिंदी के योगदान में उनका काफ़ी रोल है, ठीक है। और उधर की जो अभी भाषा है जैसे जिसमें कि ये टर्म्स ज़्यादा मिलते हैं, मेरे को काई को, तो उसमें काफ़ी रोल है उनका। वली दक्कनी को जो है वो गजल विधा जो है उसका जनक माना जाता है। जी सर। आप सहमत हैं इससे? सर नहीं, जहाँ तक मैंने पढ़ा है गज़ल का जनक अमीर खुसरो को दिया जाता है। आप मखदूम मोहिउद्दीन को जानते हैं? जी नहीं सर। साउथ में रहे हैं आप, हैदराबाद के जो है वो जी सर, बड़े लेकिन- famous poet थे। आपके फेवरेट पोएट कौन है? सर फैज़ अहमद फैज़। फैज़ अहमद फैज़। जी सर। फैज़ अहमद फैज़ की शायरी में कंट्राडिक्शंस बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। जी सर। क्या दो मेजर कंट्राडिक्शन है? सर उनकी जो पूरी थीम मैं देखूं तो जैसे रियलिज्म और जो रोमांटिसिज्म दोनों कंस्पायर करते हुए कौन दिखते सी हैं। उनकी नज़्म या गज़ल आपकी फेवरेट है? सर मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब सुनाइए। न मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग, मैंने समझा था कि तू है तो दरख्शां है हयात, तेरा गम है तो गमे दहर का झगड़ा क्या है, तेरे होने से है आलम में बहारों को सबात, तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है, और भी गम है ज़माने में मोहब्बत के सिवा, राहतें और भी हैं वस्ल की राहत के सिवा, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग। आगे? इतना ही अच्छा, याद इतना है। याद है। ठीक है। उस्ताद असदुल्लाह खां गालिब जी सर। और फैज़ की पोएट्री में क्या अंतर पाते हैं आप? सर अंतर तो सर जैसे देखेंगे तो वो पहले के शायर हैं, और जो दायरा उन्होंने उनका जो टाइम था। चलिए मैं रिफ्रेश करता हूँ। हाँ जी। मिर्ज़ा गालिब को आज भी जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा शायर जी माना सर। जाता है। उसके पीछे क्या कारण है? उसके पीछे सर ये है कि उन्होंने इतने सारे डायमेंशंस में लिखा है, मतलब उन्होंने अपने ही आइडियाज़ को जो पहले जिस पे लिखा उसके मतलब जैसे जैसे उम्र उनकी बढ़ती गई, जैसे अनुभव आते गए, उसके बेसिस पे कोई उन्होंने। एग्जांपल देंगे? सर जैसे मैं याद तो नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन एक उन्होंने लिखा था पहले, बेखुदी बेसबब नहीं गालिब, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। ठीक है। बाद में उन्होंने एक शेर लिखा था, सर एग्जैक्टली याद नहीं। चलिए ठीक है। आपको कहानियां पढ़ना पसंद है? जी सर। प्रेमचंद को कहानियों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। जी सर। उपन्यास सम्राट कहते हैं उनको, लेकिन काफी लोग इससे सहमत नहीं हैं। जी सर। लोग कहते हैं कि अगर कहानियों की बात की जाए तो प्रेमचंद की कहानियां जो है वो जी सर। सर्वश्रेष्ठ है। प्रेमचंद के बाद ऐसा कौन सा राइटर है जिसकी कहानी आपको पसंद है? सर प्रेमचंद के बाद जैसे मुझे राजेंद्र यादव जी की कहानियाँ बहुत पसंद है। क्या खास बात है राजेंद्र यादव कहानियों की? सर जैसे जो नई कहानी के दौर में था कि एकदम यथार्थवाद, जो भोगा हुआ यथार्थवाद है। कोई कहानी की एग्जांपल देख समझाएंगे? जी सर। टूटना। टूटना। जी सर। भोगा हुआ यथार्थवाद। जी। जहां लक्ष्मी कैद है? जी सर, वो भी। भोगा हुआ यथार्थवाद है। जी क्या है जहां लक्ष्मी कैद है का सर? जो जहां थीम है? जहां लक्ष्मी कैद है की थीम है कि जो वुमेन सेपरेशन का पैट्रियार्कल माइंडसेट के एस्पेक्ट में, कि अगर जो बेनिफिट्स हैं, इकोनॉमिक बेनिफिट्स पहले प्रिवेल करते हैं। आपको लगता है कि राजेंद्र यादव को जो है वो कई संदर्भों में गलत समझा गया है? जैसे एक बार उन्होंने कहा था कि हनुमान जो है रावण के दरबार में पहले आतंकवादी थे। क्या सर कहना चाह रहे थे? मैंने उनके बारे में सर काफ़ी कंट्रोवर्सीज पढ़ी हैं, लेकिन उसमें मुझे कभी खास कुछ इंटरेस्ट नहीं रहा। हाँ। आपके प्रिय राइटर कौन है? मेरे प्रिय राइटर सर राजेंद्र यादव। राजेंद्र, तो दिलचस्पी कैसे नहीं रही फिर सर? पढ़ा है, लेकिन अब वो जैसे उनके यहाँ जमावड़ा लगता था, लोग आते थे,
अब ये है सर, आज़ाद उनको लगता था जो भी आइडिया है आज़ाद ख्याल में बोल सकते हैं। उनकी कुछ निजी ज़िंदगी की चीज़ों से मैं भी असहमत हूँ, लेकिन हाँ जैसे वो लिखते हैं इस वजह से। ठीक है, आप केमिकल इंजीनियर हैं। जी सर। मेरा आखिरी सवाल आपसे है, जी सर। जेनेटिक प्री डिस्पोजिशन के विषय मुझे बताएं। जेनेटिक प्री डिस्पोजिशन। सॉरी सर, मुझे इसको। सर अंशुमन, जी सर। मुझे ये बताइए कि ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जी क्या सर। है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम सर एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे सब लोग सारे जैसे गवर्नमेंट्स भी एंड अदर जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं शेयर करते हैं कि कैसे वर्ल्ड की इकोनॉमी को और आगे ले जाया जाए। अच्छा, ये कहाँ होती है इसकी मीटिंग? सर ये स्विट्जरलैंड के डावोस में होती है। डावोस शहर में होती है। सर। क्या इसको बदला जा रहा है इस शहर को? अब ये कहीं और शिफ्ट किया जा रहा है इसको? सर इसके बारे में आइडिया नहीं तो है, जानकारी नहीं है। बट अभी सर ये ऑनलाइन हो रही है, वर्चुअल हो रहा है। हाँ। किसने अभी इसको हाल ही में संबोधित किया है? अभी कल ही सर हमारे प्रधानमंत्री जी ने इसको संबोधित किया। अच्छा, हमारे प्रधानमंत्री जी से पहले किस कहाँ के राष्ट्रपति ने संबोधित किया इसको? सर मुझे उसका आइडिया नहीं पता, पड़ोसी देश के ही हैं। मुझे ये बताइए कि अभी पद्म विभूषण जी सर दिया गया है, तो आप मुझे 2-3 नाम बताइए, और उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए नाम हो तो और भी अच्छा है। सर जैसे पद्म विभूषण में एक नाम तो मैं जो जापान के शिंजो आबे जी को दिया गया है। हाँ। दूसरा सर SP बाला सुब्रमण्यम को दिया गया है। सर उत्तर प्रदेश से जुड़े नाम अभी याद नहीं कर पा आ रहा रहे हूँ। हैं। हाँ, बीबी लाल जी कौन है? नहीं पता जी। आर्कियोलॉजिस्ट, नहीं पता आपको? जी सर। इंडस वैली सिविलाइजेशन, जी सर। आप तो इतिहास के छात्र हैं, तो फिर से हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन पे जाते हैं। उसका मुझे बताइए कि सबसे उत्तरी जो जगह जहाँ कुछ प्रमाण मिले हैं वो कौन सी है? सर ये कश्मीर में एक मांडा जगह है। भारत की बात नहीं हो रही है, आप पूरा मुझे साउथ एशिया, मतलब जहाँ तक इसका विस्तार था वहाँ तक बताइए। सर मैंने जहाँ तक पढ़ा है मुझे ये मांडा उत्तरी ही है। विस्तार उसका, हाँ कश्मीर का मांडा ही। अच्छा, और फिर मुझे दक्षिणी बताइए कहाँ तक मिला? दक्षिण सर दायमाबाद महाराष्ट्र सबसे नीचे। हाँ जी। और अगर हम पश्चिम पे बात करें? सर आलमगीरपुर मेरठ, पूर्व में सॉरी पूर्व सुतकारजंडोर पाकिस्तान में। हाँ, और पश्चिम में आपने ये हाँ बताया। आलमगीरपुर। ठीक है, नॉर्थ वाला आप देखेंगे। जी सर। मुझे ये बताइए कि अभी गलवान वैली में जब भारत और चीन के बीच में जो संघर्ष हुआ, जी सर। तो ये गलवान वैली के पास में एक भारतीय सेना की एक बहुत ही हाईएस्ट एयर स्ट्रिप है, क्या नाम है उसका? सर 7-8 DBO एग्जैक्टली सर नहीं आता। दौलत बेग ओल्डी, नहीं पता? हाँ दौलत बेग ओल्डी। ठीक है। मुझे ये बताइए कि अभी बजट पेश होने वाला है, जी तो बजट पेश होने से पहले एक वो बनाया जाता है, कुछ खाने की चीज़ बनाई जाती है, क्या बनाया जाता है? सर हलवा सेरेमनी। हाँ, क्यों बनाया जाता है? सर वो ट्रेडिशनल की लोग सब मिल के वहाँ पे आए, मतलब उसका मुझे नहीं लगता औपचारिक कुछ सिग्निफिकेंस है, लेकिन यह कि सब मिलजुल के वहाँ पे। ठीक है, तो हलवा ही क्यों? जी सर। चलिए कोई बात नहीं, मुझे अभी इकोनॉमिक सर्वे आया है। जी सर। जानकारी है आपको? जी सर। तो इकोनॉमिक सर्वे कौन निकालता है? सर इकोनॉमिक सर्वे फाइनेंस मिनिस्ट्री का, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। तो फाइनेंस मिनिस्ट्री में आप मुझे ये बताइए कि अभी जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र हैं भारत के, वो कौन है? सर वो श्री कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। ठीक है, और मुझे ये बताइए कि फाइनेंस मिनिस्टर कौन है भारत के? जी श्रीमती निर्मला सीतारमण जी। कहाँ से आती हैं, कौन से राज्य से आती हैं? सर राज्य तो मुझे नहीं पता उनका। और उनका आमला माटर पता है सर, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। अच्छा, ठीक है। जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस हैं वो कौन है? श्री जयंत सिन्हा। ये मतलब आप 1-2 साल पहले का मुझे बता रहे हैं या अभी का बता रहे हैं, वर्तमान का? सॉरी सर मुझे। ठीक है। मुझे ये बताइए कि बजट का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? सर बजट का तो नहीं, लेकिन अनुच्छेद 112 में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जिक्र मिलता है। जिक्र है, बिल्कुल ठीक है। ये हम देखेंगे, ये काफ़ी प्रचलित हुआ कुछ दिनों पहले। तो आप तो उर्दू पोएट्री के शौकीन हैं, जी सर, पसंद करते हैं, तो एक तो बताइए ये रचना किन की है और ये किस मूवमेंट से जुड़ के इसको देखा गया या जोड़ के देखा गया? जी सर हम देखेंगे फैज़ अहमद फैज़ की ही रचना है, और अभी कंट्रोवर्सी हुई थी जो JNU से रिलेटेड, तो वहाँ पे इसका आया था। ये उत्तर प्रदेश के किसी इंस्टीट्यूशन में इसको पढ़ा गया था या ऐसा कुछ हुआ था? सर एग्जैक्टली श्योर नहीं हूँ, लेकिन शायद इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ा गया। मेरे ख्याल से कानपुर था, खैर कोई बात नहीं।
मुझे आप ये बताइए कि ये जब हम देखेंगे, जी सर। अगर हम अपने पड़ोसी देश की बात करें तो वहाँ कब ये काफ़ी पॉपुलर हुआ था और गाया गया था जी सर। एक पब्लिक मंच से? जी सर। और किसने गाया था ये बता देंगे तो सर एकदम ही कमाल हो लेडी है। जाएगा। किन्हीं लेडी ने गाया था सर, और काफ़ी फेमस हुआ था। मैं अभी एकदम से उनका नाम ठीक नहीं है, याद कर। मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि अगर आपको एक चुनाव करना है, अपने पर्सनल असिस्टेंट को अपॉइंट करना है, ठीक जी है, सर। आप ऑलरेडी सेवा में हैं, आपको पर्सनल असिस्टेंट को अपॉइंट करना है। संक्षिप्त आंसर मुझे आपसे चाहिए, दोनों लोग पूरी तरीके से बराबर हैं, इक्वल हैं सारी फुटिंग्स पे, कोई भी डिफरेंस नहीं है, सिर्फ डिफरेंस है जेंडर का, ठीक है, तो आप महिला को प्राथमिकता देंगे या पुरुष को? एक कंडीशन और है कि आप देर रात और मतलब ट्रैवलिंग वाला काम करते रहते हैं, जी सर। ठीक है। अब ऐसे में आपको ये चुनाव करना है, सिलेक्ट करना है उसको, ठीक है। डिफरेंस इज ओनली इन जेंडर। जेंडर सर, महिला को। आपका रीजन हाँ। सर ये है कि जैसे महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन जॉब्स में कम है, तो अगर सारी चीज़ें बराबर है तो जो वल्नरेबल सेक्शन है उसको। चलिए benefit ठीक है मिलना अंशुमान, चाहिए। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, आप जा सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। बैठिए अंशुमान। अंशुमान, जब आप शुरुआत में आए तो आपने जब आए और आपने फिर पूछा कि मे आई सिट, ये नहीं करना है, ठीक है। जब आप परमिशन लेने आए, हाथ भी करने की ज़रूरत नहीं है, ये सब तो स्कूल में होता है, होता है ना, फॉर्मल, उसमें ठीक नहीं है। आप तो सिर्फ आपको नॉक करना है, फिर आप थोड़ा सा दरवाज़ा खोल के आप मे कम इन पूछेंगे, आपको आने के लिए कहा जाएगा। स्मार्टली अंदर आइए, बोर्ड को देखिए, उनको ग्रीट करिए, अगर लेडी मेंबर है उनको पहले करेंगे, फिर बाकी मेंबर्स को, और फिर वेट करेंगे, खुद ही आपको बोला जाएगा बैठने के लिए। जी नहीं बोलते हैं तो भी आप कैन आई सिट मत बोलिए, थोड़ी देर खड़े रह लीजिए, ठीक है, ओके, ध्यान रखेंगे। हाँ, आपका देखिए स्माइलिंग डिस्पोजिशन है, अच्छे लगते हैं, अच्छा व्यक्तित्व है, जवाब भी आपने अच्छे दिए, ठीक है, तो हम लोग काफ़ी सेटिस्फाइड हैं। आपका कैसा रहा आपके अनुसार? सर ऑप्शनल, थोड़ा पढ़ने की हाँ, ज़रूरत। तो सर आपको थोड़ा हिस्ट्री के बारे में बताएंगे भी, बाकी चीज़ें मतलब मुझे ठीक लगी। कहीं कहीं मुझे लगता है कि थोड़ा सा देखिए ये समझना है कि औपचारिक संवाद है, ठीक है, तो अगर बोर्ड की तरफ से भी थोड़ा सा अनौपचारिक हो रहा है कि जैसे मतलब हंसी मजाक में भी कुछ बोल रहे हैं, ठीक है, इस तरीके की चीज़ होती है, आपको कोशिश करनी है कि आप औपचारिक ही रहें। वैसे जहाँ आप स्माइल करते हैं ना तो बुरा नहीं लगता, अच्छा लगता है, ठीक है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपने एसपी बालासुब्रमण्यम जी का नाम लिया लेकिन जी नहीं लगाया, तो किसी भी व्यक्ति का नाम लीजिए, आप जी जरूर लगाइए, ठीक है, पूरा उनका अच्छे से संबोधन करेंगे, ठीक है, इज्जत देके करना है। बीबी लाल जी, आप कैसे नहीं बता पाए मुझे? सर एक्चुअली मैंने हिस्ट्री सब्जेक्ट अभी लिया है। अच्छा, अभी लिया है, ठीक है ठीक है ठीक है। तो फिर अच्छा, दूसरी बात यह है कि जैसे आपने इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है, उसमें आप मतलब अगर मांडा को ही बोलेंगे तो मेरे ख्याल से सर आपको बेहतर बताएंगे कि उसका विस्तार कहाँ तक है, ठीक है। मैं तो हिस्ट्री का नहीं हूँ, फिर भी मुझे पता है कि वो तो नहीं है, ठीक है, तो वो चीज़ आप देख लीजिएगा। बाकी आपने जैसे उर्दू पोइट्री वगैरह में काफ़ी अच्छा बताया, अच्छे से आपने सुनाया भी, वो बहुत अच्छी चीज़ थी, ठीक है। और जैसे हम देखेंगे वगैरह ये सब पूछा गया तो वो न्यूज़ में था, और फिर सीए से रिलेटेड भी आपसे पूछा जा सकता है। समसामयिक मुद्दे देख लेंगे, उत्तर प्रदेश के भी और नेशनल लेवल वाले भी, ठीक है, न्यूज़पेपर जरूर पलटना। हाँ, उसको इकबाल बानू ने गाया था। हाँ सर। और कोशिश करें कि नज्म छोटी सी, तो जो आप सुना रहे थे तो नज्म तो छोटी ही है, वो ज़्यादा लंबी है, फैज़ की और नज्म बहुत लंबी है जी, उसमें पूरी सुना दे, क्योंकि उसके बाद ही तो असली खेल शुरू होता है। ठीक है सर। वहाँ तक तो असली खेल है ही नहीं, पूरी जहाँ तक आपने सुनाया उसके बाद ही तो असली खेल है। फैज़ की फैज़ियत तो उसके बाद ही दिखती है ना, उसके बाद ही इनकलाब का। तो उसको थोड़ा देख लीजिएगा, ठीक है सर। अंशुमान जी, बाकी आपका सब अच्छा है, बहुत बेहतर। वो जो रसर्नो मैंने पूछा था, रसर्नो, ये एक बार यूपीएससी भी पूछ चुका है इसको। ये केमिस्ट्री पर भारत का प्राचीनतम ग्रंथ है। ओके सर। और बहुत बृहद रूप में लिखा है, चूँकि आप केमिकल इंजीनियर थी इसलिए मैंने पहले स्टार्टिंग वहीं से ली थी, ओके है ना। मैरौली लौह स्तंभ लेख माना जाता है कि इसके अंदर जो फंक्शंस दिए गए हैं शायद उसी से वो प्रिपेयर किया गया है, ओके सर। उस पर जंग नहीं लगा। गांधी जी की प्रतिमा यहाँ तोड़ी गई कैलिफोर्निया में एक जगह पर, ये आज इंसिडेंस हो गई है। तो उस पर क्या है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो गांधी जी के विचार से असहमत हैं, तो मैंने बेसिकली वो असहमति वाले विचार ही आपके सामने प्रकट किए थे, ताकि मैं देखूं कि आपका रिवर्स उस पर क्या आ रहा है। तो गांधी जी के बारे में पक्ष विपक्ष दोनों तैयार कर लीजिए, और देखिए कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता, बात तो सही है आपकी, है ना। कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी आ जाती हैं कभी ना कभी। और जहाँ तक कि जवाहरलाल नेहरू की ही बात कही जाए तो उन्होंने गांधी जी की हर बात को सिर झुका के एक्सेप्ट किया है।
वैचारिक मतभेद रखते थे, वो रखते थे क्यों, वो बहुत लंबी चीज़ें हैं क्यों रखते थे, लेकिन हाँ उन्होंने एक्सेप्ट किया है। इलाहाबाद, हाँ ये बात सच है, आपको नहीं पता है, इला का आवास जी सर। एक्चुअली चंद्रवंशी क्षत्रियों का ये मुख्यालय माना जाता है। यहाँ एक जगह है प्रतिष्ठानपुर, हाँ सर, झूसी झूसी। में, है ना, ये चंद्रवंशी क्षत्रियों का मुख्यालय है। तो जो मनु के पुत्र थे सोम, है ना, उनके वंशजों का ये आवास है। और सोम की जो मदर मानी जाती हैं वो इला है, जी तो मनु पुत्री भी उनको लिखा गया है। ठीक है, तो चंद्रवंशी क्षत्रियों के मुख्यालय, तो इला का आवास, इसका नाम इलाहाबास था। इलाही से इसका कोई मैटर ही नहीं है। खैर ये आप ही नहीं, मैक्सिमम लोग नहीं जानते हैं। ओके सर, लेकिन एक सवाल था मेरा, जैसे अगर ये माइथोलॉजिकल में तो नहीं, एकदम एग्जैक्ट। ओके सर, हिस्ट्री के सारी ये तो नहीं किताबों पता। में वो एक्चुअली क्या है, इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेटेड है वो। तो जो लीडन और एर्स्किन ने गलती की है, जो उन्होंने लिखा हिस्ट्री ऑफ इंडिया टोल्ड बाय हिज ओन हिस्टोरियंस, वो क्या नाम है उनका, इलियट डाउसन की जितनी गलतियाँ वो सब हिंदी में हैं। ओरिजिनल फारसी सोर्सेज में ये है, इरफान हबीब सर की लिखी हुई जो बुक है ना, अकबर पे, उसमें भी उन्होंने साफ साफ इसको मेंशन किया, इलाहाबास। तब नाम चेंज नहीं हुआ था, ये बुक काफ़ी पहले आई हुई इरफान हबीब सर की, इलाहाबास, है ना। इसको गलती से लोग इलाहाबाद और इलाही से जोड़ लेते हैं। ठीक है, फिर खैर कहानी लंबी, उतना लंबा नहीं जाऊँगा। बाकी आपने प्रेमचंद वगैरह को काफ़ी अच्छा बताया है। कहीं कहीं पे आप हाथ चला रहे थे, वो थोड़ा सा हमको लग रहा था कि ठीक नहीं था। ओके सॉरी सर। और इंडस वैली की जहाँ तक बात है ना, तो देखिए न्यूलिथिक एज जो है अपना नवपाषाण काल, उससे रिलेटेड ये प्लेसेस है। और ये पूरा एक्सपेंशन जो है, आप जाएंगे ये पूरा इराक तक चला जाएगा, मेसोपोटामिया तक चला जाएगा। ये कहिए कि अभी तक हम डिस्कवर यहाँ तक कर पाए हैं। अगर सेंट्रल एशिया पे ही देखा जाए तो अल्तियान टेपे एक प्लेस पड़ता है, ठीक है, वहाँ पर भी इंडस के एविडेंस पाए गए हैं। तो नॉर्थ में मांडाई पे नहीं रुकेंगे, उसके बियॉन्ड भी है, लेकिन हम वहाँ तक खुदाइयाँ कर नहीं पाए अभी पर। एक सर शोरतुगई सर अफगानिस्तान का है, ठीक, शोरतुगई है, मुंडीगाक है, शोरतुगई नॉर्थ अफगानिस्तान है, मुंडीगाक साउथ अफगानिस्तान में है। साउथ का जो प्लेस है अब दैमाबाद नहीं रह गया। 2007 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने साउथ में एक सेल इस्टेब्लिश की है जो साउथ में इंडस के प्लेसेस को डिस्कवर करेगी। उसी टाइम पर तमिलनाडु में कुल्हाड़ी मिली थी जिस पे इंडस स्क्रिप्ट लिखी हुई थी। तो फिर ये देखा गया कि क्या यहाँ पर भी प्लेसेस है या माइग्रेशन केवल हुआ था। तो कर्नाटका और आंध्र प्रदेश से कई ऐसे प्लेसेस हैं जहाँ पर इंडस वैली का एक्सपेंशन दिखाई पड़ता है। तो आप यूँ कह सकते हैं कि सर इसको इंडस वैली भले ना रिलेट करें, हम न्यूलिथिक एज के जो प्लेसेस थे उनका कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन वगैरह रहा होगा ट्रेड वगैरह की वजह से, तो थोड़ी बहुत चीज़ें इनके बीच में सिमिलर रही होंगी, है ना। तो हाँ, अगर देखा जाए मेन तरीके से इंडस वैली को तो सिर्फ अपने क्रोड एरिया तक है। क्रोड एरिया के बाहर जो है वो एक्सपेंशन है, तो फिर वो सिर्फ दैमाबाद और उधर नहीं सीमित है, आगे तक बढ़ेगा, आगे तक है ना। बाकी ठीक है। बाकी तो अंशुमन आप बहुत ही अच्छा कर रहे हैं, ठीक है, और सारी चीज़ें आपके अच्छी हैं। जो सर ने बताया वो सब आप देख लीजिए। हिस्ट्री का न्यूज़पेपर ज़रूर आप मतलब रेफ़र करके जाइएगा उस दिन, ठीक है, क्योंकि तब तक बजट भी आ जाएगा तो आपसे उस पर सवाल पूछा जा सकता है, ठीक है। और कहीं भी आपको जब अंदाज़ा लगाना हो तो अनुमति लेकर जी बिल्कुल, ठीक है, जगह मैंने गलती की थी वहाँ पे, ठीक है। ऑल द बेस्ट। ओके, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच।